साथियों नमस्कार। साथियों, हम अपने इंटरनेशनल रिलेशन की सीरीज में अगले लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर तक हमने ये बात करी थी कि कैसे एग्रीकल्चर ने, कृषि ने इंसान को बांध के रख दिया था एक जगह पर। एग्रीकल्चर से पहले इंसान शिकार की तलाश में जगह जगह पर भटकता रहता था और इस बहाने एक जगह से पूरी दुनिया में वो फैल गया। जैसे पहले अफ्रीका में था, हम ये बात जानते थे, होमो सेपियंस अफ्रीका से पूरी दुनिया में फैले हैं और धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग क्लाइमेट के अनुसार, चाहे यूरोप में वो गए, चाहे एशिया में वो गए, चाहे अमेरिका में वो गए, या धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में वो गए, हर जगह क्लाइमेट के अनुसार मानव ने अपने आप को ढाला और अपना विकास किया, यानी अपना एवोल्यूशन किया, अपने आप को इवॉल्व किया, बेहतर किया पहले से। लेकिन एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि आदमी अगर एक जगह पर अपनी खेती कर रहा है, एक जगह पर फसल उसने उगाई हुई है, तो उसे मजबूरी में उसी जगह पर टिक करके रहना पड़ता था। क्योंकि इसे मान ले में अगर वीट उसने बोया है तो जितने भी 8-10 महीने लगने हैं वीट को, उसे वहीं रहना पड़ेगा, और वहीं रहेगा तो वहीं पर अपना घर भी बनाएगा, वहीं पर घर बनेगा, वहीं पर उसके और लोग रहने लग जाएंगे। धीरे धीरे भाषाओं का विकास होगा, धीरे धीरे इकोनॉमी का विकास होगा, क्योंकि खाने के अलावा भी चीजों की जरूरत पड़ती है। फिर धीरे धीरे संस्कृति का विकास होगा, कोई ना कोई चाल चलन होगा हर किसी का, कोई ना कोई आदतें होंगी, तो वो धीरे धीरे संस्कृति बन जाएगी, धर्म बन जाएगा, और धीरे धीरे वो एक सिविलाइजेशन बन जाएगी, यानी कि सभ्यता बन जाएगी। संस्कृति या सभ्यता मोटे तौर पर एक ही चीज है। तो मानव ने बेसिकली जो सिविलाइजेशन है, जो हम सुनते हैं बार बार, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, या हम कहते हैं आज का समाज, ये जो आज का समाज है इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई है। वो हुई है कुछ महत्वपूर्ण सिविलाइजेशन से। दुनिया में 4 सिविलाइजेशन बड़ी महत्वपूर्ण रही है जिस पर हम बात करेंगे, जिसमें एक इजिप्ट की सिविलाइजेशन है, एक मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और एक चाइनीज सिविलाइजेशन है। ये पहले बड़ी 4 सिविलाइजेशंस रही हैं। फिर धीरे धीरे और सिविलाइजेशन आने लगी, फिर कबीले भी आने लगे अरब साइड में, और धीरे 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 विकास होता गया, तब्दीलियां आती गई, और समय के साथ आज का समय या आज का समाज बन चुका है। ये चीजें हुई हैं। तो मानव सिविलाइजेशन पर पहुंचा एग्रीकल्चर से। ध्यान से सुनना, एग्रीकल्चर से सिविलाइजेशन पे पहुंचा, और सिविलाइजेशन धीरे धीरे वक्त के साथ, यानी टाइम के साथ, कुछ सैकड़ों हजारों वर्षों के साथ, आज वो सोसाइटी बन गई है। छोटी छोटी सोसाइटीज, किसी की धर्म के बेसिस पर सोसाइटी, किसी की कास्ट के बेसिस पर सोसाइटी, किसी की राज्य के बेसिस पर सोसाइटी, किसी के एक तरीके से कुछ आदतों की बेसिस पर सोसाइटी, पैसे के बेसिस पर सोसाइटी। तो आज जो छोटी छोटी सोसाइटीज बनी हुई हैं, ये कहीं ना कहीं से होकर के आई है। लेकिन सबकी जड़ क्या रही है? एग्रीकल्चर, जिसने बांध के रखा। हमें क्या जानना है कि अब सिविलाइजेशन से कैसे हम सोसाइटीज तक आए, कैसे बदलाव आए, उसकी हल्की सी टाइमलाइन जाननी है। तो देखिए, टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो लगभग 12,000 वर्ष पहले मैंने आपसे बात कही थी कि एग्रीकल्चर आदमी करने लगा था। हालांकि एग्रीकल्चर से प्राप्त होने वाली चीजें तो लाखों साल से खा रहा था। कहीं उसने कुछ फल जैसा देख लिया तो तोड़ के खा गया, कहीं कुछ देख लिया तो तोड़ के खा गया, बट एक जगह इंटेंशनली टिक करके किसी पर्टिकुलर फसल को उगाने वाला जो एग्रीकल्चर है, वो उसने 12,000 से 10,000 साल के आसपास से स्टार्ट किया था। तो 12,000 से हम एग्रीकल्चर की दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। 10,000 से हम एग्रीकल्चर के साथ साथ सेटलमेंट फार्मिंग भी करने लगे, यानी कि अपने आप को सेट करने लगे फार्मिंग की वजह से। और जब एक जगह सेट हो जाएंगे तो मिट्टी भी खोदेंगे, पत्थर भी तोड़ के देखेंगे, कुछ और भी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। उन्हीं एक्सप्लोरेशन में, यानी कि तोड़फोड़ करने के दौरान, अब आदमी बैठा हुआ है क्या करे, उसी तोड़फोड़ के दौरान उसने कहीं पर, आदमी ने कॉपर खोज लिया, कहीं पर लोहा खोज लिया, कहीं पर कुछ खोज लिया। ऐसी चीजें खोजने लगा व्यक्ति। पहले नहीं खोज पा रहा था, पहले केवल ध्यान था भोजन पर, अब चीजें भी खोज रहा है। तो सबसे पहला कॉपर खोजा गया, खोजी और भी चीजें गई थी, ऐसा नहीं है, लगभग 8,000 साल पहले। क्योंकि इससे क्या होता था कि ये अपने हथियार वगैरह बनाते थे, और बाद में कॉपर के जो है करेंसी भी बनने लगी थी, सिक्के भी बनने लगे थे। फिर जो मैंने आपको बताया था कि जो 4 सिविलाइजेशंस थी, उनमें से जो जिक्र मिलता है लगभग 7,000 साल पहले मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का जिक्र मिलता है कि ये उदय हुई थी। हो सकता है और पहले भी हुई हो, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम खुदाई करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग रिसर्च करते जा रहे हैं, चीजें और नई मिल रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि मामला इतना पुराना नहीं और ज्यादा पुराना है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंदाजा लगाया जाता था कि 4,000-5,000 साल पहले की होगी, लेकिन अभी 10-15 दिन पहले जो खुदाई हुई है, जो राखी गढ़ी के पास, उसमें यह पता चला है कि ये तो 8,000 साल पुरानी थी। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता तो इनसे भी पुरानी है,
और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कहाँ की है, ये देखिए, अगर मेसोपोटामिया की हम बात करें तो ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप रेड सी, ये आपका इजिप्ट है, और जितना भी ये इराक वाला पोर्शन है, अरब में इराक वाला पोर्शन है, मेनली इराक वाला पोर्शन, ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी। आप कहेंगे इराक में तो आज बहुत खून बह रहा है, बहुत सारी लड़ाई हो रही है, इराक तो जंग का मैदान बना हुआ है, जाने कितने साल हो गए, बात सही है, लेकिन शुरुआत तो यहीं से हुई थी। मतलब ये भी शुरुआत में एक था, मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से हुई थी, हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुई हो, लेकिन कॉन्टेम्पररी है, सब एक साथ के थे। ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन काफी ज्यादा एडवांस थी, इतनी ज्यादा एडवांस थी कि इन लोगों के पास अपनी एक लैंग्वेज भी थी। लैंग्वेज का इस्तेमाल ये करते थे हिसाब किताब को समझाने के लिए, क्योंकि ये लोग इकोनॉमी तो कर ही रहे थे, अर्थव्यवस्था इनके अंदर थी ही, तो अर्थव्यवस्था में लेखा जोखा भी होता है, लेखा जोखा होता है तो हिसाब भी देना पड़ता है। तो हिसाब के लिए क्या करते थे, जैसे किले होती है, तो किले का एक स्लैब इन्होंने बनाया, जो किले जिससे हम कांच चिपकाते हैं ना, मिट्टी के खिलौने भी बनाते हैं किले, तो उस किले पर ये लोग क्या करते थे, किसी कांच से या पत्थर से कोई आकृति टाइप की बना देते थे ऐसे। ठीक है, उससे ये दर्शाने की कोशिश करते थे कि आज इतने का व्यापार हुआ, इतना माल बिका, इतना नहीं बिका। और इस किले पर जब इन्होंने ये आकृति पूरी बना ली, इसको सुखाने रख देते थे, और जैसे ये सूख गई फिर ये इतनी ठोस हो जाती थी कि इस पर आप कोई बदलाव नहीं कर सकते थे। तो इसी प्रणाली का इस्तेमाल करते थे ये हिसाब किताब को रखने में। जैसे आजकल हम एक्सेल सीट का यूज करते हैं, तो एक्सेल सीट बना लेते हैं कि इतना माल आया, इतना बिका, इतना घाटा हुआ, इतना नुकसान हुआ, जो भी आप कॉमर्स में पढ़ते हैं। तो आज एक्सेल सीट का यूज करते हैं हिसाब किताब को स्टोर करने के लिए। पहले ये लोग किले पर वो डिजाइन बना करके किया करते थे। समय के साथ इन लोगों ने अपनी लैंग्वेज को और एडवांस किया, और ये जो बोलचाल वाली भाषा है उसके अल्फाबेट्स भी यूज करने लगे थे लिखाई के दौरान। तो लैंग्वेज का भी विकास कर रहे थे। शहर का विकास इनका था ही अच्छा खासा, और यहाँ पर सभ्यताओं का भी कुछ इस प्रकार से विकास था कि धीरे धीरे लोगों को ये समझ आ गया था कि खाने पीने के अलावा भी हमें और चीजों के बारे में भी सोचना है, मतलब फिलॉसफी, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ये सोचने लगे थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि पहला कैलेंडर कब आया। तो पहला कैलेंडर भी ये लोग लेकर के आए थे। मैंने बताया कि मेसोपोटामिया वाले लैंग्वेज भी लेकर के आ रहे हैं, फिलोसफी के बारे में भी सोच रहे हैं, और कैलेंडर भी यही लोग लेकर के आए थे। आजकल जो कैलेंडर हम यूज करते हैं जिसमें 12 महीने होते हैं, 365 दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें यही लेकर के आए थे। तो कोई पूछेगा पहला कैलेंडर कौन लेकर के आया, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वाले। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कहाँ है, आज के इराक में, इराक के आसपास के एरिया को मिला करके। ठीक है, तो कैलेंडर की शुरुआत कब हुई, लगभग 7000 वर्ष पूर्व। जो आज का सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं ये 7000 वर्ष पूर्व स्टार्ट हो चुका था, बाद में बदलाव आ गया थोड़ा बहुत, बात अलग है। ठीक है, और फिर 5000 वर्ष पूर्व हम देख रहे हैं कि इजिप्ट में भी सिविलाइजेशन आ जाती है। अभी 5000 लिख के चल रहे हैं क्योंकि इतिहास की किताबों में 5000 साल ही दर्ज है, हो सकता है और कुछ भी हो, खोज के साथ पता चल जाए। तो इजिप्ट कहां पर है, इजिप्ट के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये इधर नाइल रिवर है, नाइल रिवर के आसपास इस सिविलाइजेशन का विकास हुआ था। और ये जो पीले कलर में आप देख रहे हैं ये इजिप्टियन या इजिप्शियन सिविलाइजेशन है। हमेशा सिविलाइजेशन का विकास होता है नदी के पास, क्योंकि नदी से पीने का पानी भी मिल जाता है, नदी से एग्रीकल्चर की व्यवस्थाएं भी हो जाती हैं, और नदी कई बार बैरियर का काम भी करती है, प्राकृतिक बैरियर, नेचुरल बैरियर, जिससे कि सामने वाली सिविलाइजेशन के जो सैनिक हैं वो आ ना जाए क्रॉस करके। तो कोई पूछेगा कि इजिप्ट जो है, ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है किस नदी के पास बनी थी, तो ये बनी थी नाइल रिवर के पास, नाइल रिवर, नील नदी के पास। और हाँ, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो थी ये थी यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के पास, टिग्रिस नदी और यूफ्रेट नदी के पास। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडस नदी के पास है। ठीक है ना, हर सिविलाइजेशन किसी ना किसी नदी से संबंधित है। तो मेसोपोटामिया हम जान गए, इजिप्ट जान गए। दुनिया में 4 बड़ी सिविलाइजेशन थी जो सबसे पहले स्थापित हुई थी। ठीक है, पहले एग्रीकल्चर हम कर रहे थे, एग्रीकल्चर से आदमी धीरे धीरे सेटल होने लगा तो 10 तरह की चीजें बनाने लगा, व्यवस्थाएं बनाने लगा, जिनमें व्यवस्थाएं थोड़ी मॉडर्न जो हो गई वो सिविलाइजेशन के रूप में जानी गई। और शुरुआत में 4 बड़ी सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इधर इंडस वैली सिविलाइजेशन और चीन की सिविलाइजेशन। ठीक, तो ये सारी बातें हुई, ये सारी बातें उस वक्त चल रही थी। इन सब के बीच एक और सिविलाइजेशन का उदय हुआ जो थी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन।
हिस्ट्री की किताबें अभी भी यही कह रही हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 5000 साल पुरानी है, लेकिन हाल फिलहाल में जो खोज हुई है उससे ये पता चल रहा है कि ये तो 8000 साल पुरानी है। तो जब ये अपडेट होगा तब की तब बात है, लेकिन मान के चलो सारी सिविलाइजेशन कॉन्टेम्पररी है, एक साथ ही चल रही थी, आसपास ही चल रही थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की सिविलाइजेशन है, भारत की सिविलाइजेशन। आप इसके बारे में जाने होंगे, पढ़े होंगे, सुना होगा। ये जो पूरी व्यवस्था है इंडस वैली वाली, ये भारत और पाकिस्तान और थोड़ा बहुत अफगानिस्तान के एरिया में फैली हुई थी। जो ये वाला इलाका आपको दिख रहा है, ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। बीच में एक नदी आ रही है, ये है आपकी इंडस नदी, यानी कि सिंधु नदी। तो आज कुछ पार्ट इसका पाकिस्तान में चला गया है, कुछ पार्ट तो भारत में है ही। यहीं पर आप देख रहे हैं हरियाणा में राखीगढ़ी नाम की जगह है, राखीगढ़ी नाम की। इसी राखीगढ़ी जगह पर कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिससे आइडिया लग रहा है कि ये 8000 साल पुरानी है, ना कि 5000 साल पुरानी। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो कुछ स्थान ऐसे मिलेंगे आपको, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, धोलावीरा, है ना, मोहनजोदड़ो, ऐसे कई सारे नाम जो आप अक्सर करके सुनते हो, ये इसी सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कह देते हैं, ठीक है। इधर राखीगढ़ी तक ये फैली हुई थी और इधर आपकी ये जो है लगभग लगभग पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर तक फैली हुई थी। इतनी बात हमको पता होनी चाहिए। कोई पूछेगा कि भारत से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, कर्क रेखा गुजरती है, उसके सबसे नजदीक हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन सी है, तो हम कहेंगे धोलावीरा। हड़प्पन साइट कौन सी है, तो धोलावीरा, ठीक है ना। ये बात हमें पता होनी चाहिए। और ये भी पता चला है कि जो मालदीव है आजकल जो उधम मचा रहा है, मालदीव में जो सबसे पहले लोग जाकर के बसे थे, वो लोग भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के थे, ऐसा कुछ साक्ष्य कहते हैं। ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बचे थे, बसे थे, कुछ कहते हैं कि गुजरात से जाकर के बसे थे। इसके बारे में, मालदीव के बारे में मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, आप उसे चेक कर लेना, करंट इवेंट की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक। इसके साथ ही हम ये सब तो कर ही रहे थे, साथ में चाइनीज डायनेस्टी भी पनप रही थी, यानी कि चीनी सभ्यता भी पनप रही थी। चीनी सभ्यता में लगभग 3000 साल पहले एक चोउ करके डायनेस्टी थी, वंश था। उसने चीन में धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैलाना स्टार्ट किया और चीन में भी सभ्यता का विकास होने लगा। चीन भी सिविलाइजेशन के मामले में काफी एडवांस रहा है। इसने काफी चीजों की खोज करी है, काफी चीजों को समाज में इंट्रोड्यूस किया है। तो चीन का भी अच्छा खासा हिसाब किताब था भारत की तरह। लेकिन वो बात अलग है कि आजकल इसने अपने आप को एक अलग तरीके का बना लिया है, तो कुछ कह नहीं सकते। बट चीन का हिसाब किताब पहले से बहुत अच्छा था। और चीन में जो, ये तो देखिए कोरिया है, कोरिया से जैसे हम इस तरफ आते हैं तो ये जो मैप है, ये थी स्टार्टिंग की चीनी सभ्यता का केंद्र। बात समझ में आ गई। तो चीन का भी आइडिया लग गया, इजिप्ट का भी आइडिया लग गया, मेसोपोटामिया का भी आइडिया लग गया, इंडस का भी लग गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बहुत समृद्ध थी। उसमें प्लैंड सिटीज हुआ करते थे। आजकल तो प्लैंड सिटी होते ही नहीं है, बारिश पड़े हाल बाढ़ आ जाती है, नालियां उफान पर है। उन लोगों का नाली का सिस्टम बहुत अच्छा था, हर नाली 90 डिग्री पर काटती थी। मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ जो भारत की थी। जैसे कोई नाली ऐसे जा रही है तो ऐसा नहीं है कि दूसरी नाली आकर के इसमें ऐसे जुड़ रही होगी ना, दूसरी नाली इसमें आकर के जुड़ेगी तो ऐसे जुड़ेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये ऐसे जुड़ेगी, इसमें कोई जुड़ रही होगी तो ऐसे जुड़ेगी। इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था, है ना, अपवाह तंत्र बहुत अच्छा था। इसी को कहते हैं प्लैंड सिटी। ये भी कहा जाता था कि किसी डिस्ट्रिक्ट का, आज भी अगर आपको किसी जिले का ये पता करना हो कि ये प्लैंड है कि नहीं है, इसका सिस्टम कैसा है, अच्छा है या बेकार है, तो आप कुछ मत करिए, उसके ड्रेनेज सिस्टम को एक बार चेक कर लीजिए। किसी भी जिले का ड्रेनेज सिस्टम ये आपको बता देगा कि ये जिला रहने लायक है या नहीं है। अगर वहां का ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है तो समझ जाना वो रहने लायक नहीं है। मतलब कोई भी आपदा आएगी अगर जरा सी, तो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। थोड़ी सी भी ज्यादा बारिश पड़ गई तो बाढ़ आ जाएगी, है ना, ऐसी स्थिति यहाँ पे रहने वाली है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग काफी ज्यादा एडवांस थे। कई जगह ऐसा जानने को मिला है कि ये लोग भगवान में मानते थे, कई जगह ये भी जानने को मिला है कि पूर्व जन्म में भी मानते थे। क्योंकि कुछ साइट्स ऐसी मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन में जहां पर आदमी जब दफनाया गया तो उसके साथ साथ उसके रिश्तेदार को भी दफनाया गया, मतलब मरने के बाद, क्योंकि मरने के बाद भी ये लोग साथ रहे। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट रहा होगा कि मरने के बाद भी कुछ जिंदगी एग्जिस्ट करती है, ऐसा इनको लगता होगा, ऐसा हमें कुछ देखने को मिलता है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो लगभग 2700 वर्ष पूर्व, यानी कि 753 बीसीई। 753 बीसीई क्यों लिख रहे हैं? जब भी बीसीई लिखा हो इसमें 2000 साल और जोड़ देना,
ठीक है, वैसे तो 2020 जोड़ देना, लेकिन 2000 जोड़ देना, तो आपको ऑलमोस्ट आज के वर्तमान समय से टाइम का आइडिया लग जाएगा। तो लगभग 2700 वर्ष पूर्व रोम का जो शहर है उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। रोम, जहां पर पोप बसते हैं, जहां पर चर्च है, जो इटली में है, वहां पर इसका स्थापन हुआ, और इसको किया था रोमुलस नाम के व्यक्ति ने। ठीक है ना, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। तो अब देख रहे हैं ना, रोम भी बस रहा है। अगर आप ओवरऑल चीजें पकड़ना चाहें तो देखिए, इधर इजिप्ट में भी सिविलाइजेशन है, इधर इराक में सिविलाइजेशन है, इधर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इधर आपकी चाइनीज सिविलाइजेशन है। तो दुनिया में स्टार्टिंग में जो लोग कायदे से रहना जानते थे वो यही थे। बात पल्ले पड़ गई। धीरे धीरे यहां से लोग फैलना स्टार्ट हुए, फिर और सिविलाइज्ड लोग जो संस्कृति को अपना चुके हैं वो लोग फैलना स्टार्ट हुए। तो इसके बाद जो मैं बात कर रहा हूं, इन चार चीजों के बाद, वो है रोम। यहां पर रोम का स्थापन हुआ, जो बाद में क्रिश्चियनिटी का गढ़ बना। ठीक है, रोमुलस ने रोम को स्थापित किया था, ये बात हमको पता होनी चाहिए। यहीं से चीजें और ज्यादा फिर फैलने लगी। मैं आपको कुछ चीजें दिमाग में इसलिए बैठा रहा हूं क्योंकि वही ना आगे जाकर के पूरे विश्व का एक तरीके से केंद्र बन जाएंगी। पूरे विश्व की हर बात उन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमेगी। जैसे पूरा अरब, इधर रोम, रोम के बाद फिर यहाँ पर यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये अपना एक फिर एक ये सेंटर बन जाएगा। धीरे धीरे ये एक सेंटर बनी जाएगा। समय के साथ क्या होगा कि ये सेंटर ढीला पड़ जाएगा, फिर एक नया सेंटर तैयार हो जाएगा, एक और तैयार हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये भी ढीला पड़ चुका था पहले, फिर इन दोनों के मामले में ये ढीला पड़ जाएगा, फिर एकमात्र ये बचा रह जाएगा जो पूरी दुनिया को नचाएगा, जो आज की स्थिति है। तो मैं आपको यहां लाना चाह रहा हूं। उससे पहले मैं आपको यह बता रहा हूं कि दुनिया में चीजें स्थापित हो कैसे रही हैं। आदमी पहले कहां है, यहां है, यहां से यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, धीरे धीरे यहां भी चला गया, फिर यहां भी चला गया। पहले तो आदमी गया है, बिखरा है, उसके बाद सिविलाइजेशंस बनाई है आदमी ने। पहले यहां बनाई है, फिर यहां बनाई है, फिर यहां बनाई है, फिर यहां बनाई, फिर यहां से आदमी फिर माइग्रेट किया है, यहां बनाई, यहां से फिर माइग्रेट करेगा और सेंटर्स बनाएगा। अब बात समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें हमें जाननी है। धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे सिस्टम बनेगा दिमाग में कि हम कैसे इंटरनेशनल रिलेशन को पकड़ें, हम कैसे किसी की जड़ में जाएं, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि आज कोई मसला हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है ना। और लगभग 2600 वर्ष पूर्व, आज के 2600 वर्ष पूर्व पर्शियन एम्पायर का भी उदय होता है। आप कहेंगे पर्शियन एम्पायर क्या होता है? पर्शियन वाला वही है जो आज का ईरान है ना। ईरान पहले पर्शियन एम्पायर कहलाता था। ईरान ईरान नहीं हुआ करता था, ये पर्शिया हुआ करता था। ईरान तो अब बना है, पहले नहीं था। तो ये पूरा आपका पर्शियन एम्पायर है पूरा। ये पर्शियन गल्फ कहलाता है, पर्शिया की खाड़ी। बगल में ये यूएई है, ये ओमान की टोपी है, ये पूरा ईरान है। ईरान, ये सऊदी अरेबिया है। तो ये ईरान पूरा पर्शिया कहलाता था पहले। ठीक है ना, पारसी लोग, पर्शिया। बहुत लंबा एम्पायर इसका फैला हुआ था। फिर धीरे धीरे सिकुड़ता गया और ये लोग धीरे धीरे कम होते गए। और अभी हाल फिलहाल में कुछ वर्षों, कुछ दशकों पूर्व ही ये पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट हो चुका है। तो पर्शियन एम्पायर भी उदय हो गया। इसके बारे में ज्यादा जानना नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ईरान पहले क्या था। ईरान पहले ये था। और लगभग लगभग 2600 वर्ष पूर्व, ये मिट गया है, लेकिन 2600 वर्ष पूर्व 16 महाजनपद आए थे। 16 महाजनपद जो भारत में अलग अलग जगहों पर फैले हुए थे। जैसे एक था अवंती, एक था आपका वस्ता, सुरासेना, है ना, मत्स्य, कोसाला, मल्ल, है ना, मगध। ऐसे करके 16 करीब करीब महाजनपद थे जिनमें भारत में शासन चलता था। तो भारत में पहले क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी यहाँ पर। फिर धीरे धीरे वो सिविलाइजेशन फैली या उसका विकास फैला। उसके प्रभाव में जो लोग थे, जो निकल करके बाहर आए, उन्होंने फिर वैदिक सिविलाइजेशन को लेकर के आए। वेद आए, वेद के बाद फिर उपनिषद आए। उपनिषद के साथ साथ धीरे धीरे सिविलाइजेशन फैलने लगी और फिर एक एम्पायर का या धीरे धीरे राजवंशों का स्थापन होने लगा। जैसे आज भारत में 28 स्टेट्स हैं, अलग अलग सीएम्स हैं, है ना। पहले सीएम वगैरह नहीं होते थे, पहले किंग हुआ करते थे। और पहले स्टेट्स की जगह जनपद हुआ करते थे जिन पे वो शासन करते थे। और किसी भी जनपद का जो एरिया है फिक्स नहीं रहता था, हमेशा बदलता रहता था कि कौन सा राजा किसके जनपद को जीत लेगा उसके हिसाब से। तो आप देख रहे हैं ना कैसे ये कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, एक फैला हुआ सा है। ये आगे फैल भी जाएगा, सिकुड़ भी जाएगा। तो इन 16 जनपद में भारत की आगे की कहानी गढ़ी गई। और आप कहोगे कि यहीं पे क्यों है? आप गौर से देखो,
भारत की जो ज्यादातर नदियां हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। और मैंने आपसे क्या कहा है कि लोगों की जो सभ्यता है, उनका जो बसाव है, उनका जो सेटलमेंट है, वो जनरली नदियों के पास ही होता है। इसलिए 16 जनपद यहां बने। धीरे धीरे हमारे देश में ये 16 जनपद अपना बढ़िया काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब शांति से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ अटैक करना स्टार्ट किया और मामला बिगाड़ना स्टार्ट किया। वो मिडिवल हिस्ट्री में हम जानते हैं, वो एक अलग चीज है, बात पल्ले पड़ गई। इसके बाद लगभग 586 बीसीई, इसमें 2000 जोड़ दो तो लगभग 2500 साल पहले पहला टेम्पल जेरूसलम का जो तोड़ा गया था वो बेबीलोनियंस के द्वारा तोड़ा गया था। बेबीलोनियंस कौन है? बेबीलोनियंस एक तरह से उसी एरिया में, अरब के एरिया में रहने वाले लोग थे जो इस एरिया में पाए जाते थे। समझ रहे? ये एरिया कौन सा है? याद करिए, पर्शियन गल्फ। ठीक है, यहां पर ये लोग रह रहे हैं। ये है टिग्रिस, ये है यूफ्रेट्स, ये है इराक। यहीं पर कुछ लोग थे जो बेबीलोन के रहने वाले थे, जिन्हें बेबीलोनियंस बोलते थे। इन लोगों ने जेरूसलम में एक मंदिर था, सबसे पहले उसे तोड़ा था। ठीक है, मंदिर वहीं के लोगों का था, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन का मंदिर था, वहीं के लोकल लोगों की सिविलाइजेशन का कोई मंदिर रहा होगा, पहली बार में वो तोड़ा गया था। तो काफी बड़ी बात थी, इसलिए इसका जिक्र मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है ना। उसके साथ ही ये पता होना चाहिए कि लगभग इसी 2500 साल पहले के आसपास, आज के 2500 साल पहले के आसपास, पाइथागोरस नाम के व्यक्ति आए थे जो कि ग्रीक के थे। ये फिलोसोफर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, और सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में भी इन्होंने बताया था, अंतरिक्ष में जो बॉडीज होती है। तो इनका जिक्र आपने बहुत सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस है, काफी चर्चा में रहे थे। तो ये लगभग 550 बीसीई पूर्व के व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने सेलेस्टियल बॉडीज और मैथ्स के बारे में काफी कुछ बताया है और इस पर स्टडी भी करी है। ठीक है, बस पता होना चाहिए। ग्रीक कहां पर है? ग्रीक आपको पता होना चाहिए। ग्रीक आपका ये है, जो आज का ग्रीस है ना, ये ग्रीक। ठीक है, ग्रीस। अब देख रहे हैं ना कैसे धीरे धीरे चीजें फैल रही हैं। कोई आपको साइंटिस्ट मिलेगा या फिलोसोफर मिलेगा ग्रीस का, कोई इटली के साइड का मिलेगा, कोई इधर फ्रांस के साइड का। अब यहाँ के लोग मिलने लग जाएंगे आपको धीरे धीरे। क्यों मिलेंगे बताऊंगा बाद में, अगले वीडियो में। उसके साथ ही आप सुनते होंगे एथेंस के बारे में। एथेंस भी ग्रीस में ही है। ग्रीस में जो मैप दिखाया था वहीं पर एथेंस है। तो एथेंस में पहली बार डेमोक्रेसी आई थी। कोई पूछेगा डेमोक्रेसी कहाँ आई थी? एथेंस में आई थी पहली बार। ठीक है, डेमोक्रेसी आई थी लगभग आज के 2500 साल पहले, वही उसी दरमियान की बात चल रही है। और चाइना में लगभग आज के लगभग 2200 साल पूर्व चाइना में पेपर की खोज हुई थी। चाइना में, ये भी पता होना चाहिए। तो आपको आइडिया लग रहा है? ऐसे खोजें होती जाएंगी, कहीं पेपर की होगी, कहीं किसी चीज की होगी, कहीं किसी चीज की होगी। हर चीज लिखना जरूरी नहीं होता, बस आइडिया लगना चाहिए। मैं आपके दिमाग में एनवायरमेंट बनाना चाह रहा हूँ कि कैसे दुनिया फैल रही है, कैसे लोग फैल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? कहीं पर पेपर का विकास हो रहा है, कहीं कैलेंडर का हो रहा है, कहीं पर पाइथागोरस आ गए, मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बता रहे हैं, कहीं पर कोई फिलोसोफर कुछ बताने लग जाएगा, कहीं पर चर्च बनने लग जाएगा, कहीं मंदिर को गिरा देंगे, कहीं पर छोटे छोटे कबीले होंगे, वो धीरे 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 इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर कैसे वो इस्लाम फैलेगा, फिर कैसे एक यहूदी जो हर धर्म है, यहूदी धर्म कैसे क्रिश्चियनिटी में धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, कैसे जीसस के साथ अलग अलग यातनाएं करी जाएंगी, कैसे फिर क्रिश्चियनिटी फैलेगी, फिर कैसे क्रिश्चियनिटी में भी 2 सेक्ट बनेंगे, है ना। अलग अलग चीजें होती चली जाएंगी। अब यहाँ से धर्म का एंगल आने वाला है। समझ रहे हैं आप बात? तो पूरी दुनिया में खेल वही चल रहा है। अभी तक तो सिर्फ सेटलमेंट हो रहा है और लोग नई नई चीजें तलाश रहे हैं। कोई मैथ्स खोज रहा है, कोई पेपर खोज रहा है, कोई कैलेंडर खोज के बता रहा है, कोई कह रहा है कि प्लैनेट्स ऐसे होते हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं। तो इतना मामला आपको समझ में आ गया। एक ये और फिर यहां से मामला ग्रीस में भी पहुंचा हुआ है, रोम में भी पहुंचा हुआ है। अब यहां से पहुंचेगा बाकी यूरोप में। अब यूरोप में 2 बड़ी शक्तियां निकल करके सामने आएंगी। एक होगा आपका ब्रिटेन और एक होगा आपका पहले तो फ्रांस होगा, फिर बाद में आपका जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के बाद में धीरे धीरे ताकतें बनेंगी यूएस और रशिया, रशियन फेडरेशन, यूएसएसआर, ये आपकी ताकत बनेगी। और फिर कैसे यूएसए और रशिया के बीच लड़ाई होगी, ठीक है, कोल्ड वॉर टाइप का।
उसमें रशिया हार जाएगा, यानी कि यूएसएसआर हार जाएगा, और यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो जाएंगे, जिनमें सबसे बड़ा जो देश बन के निकलेगा वो था रशिया। लेकिन ये इतना कमजोर हो चुका होगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ताकतवर देश बचेगा, और वो होगा ये। और ये इस तरह पूरी दुनिया को नचाएगा कि आज इसने न सिर्फ अरब में आग लगा रखी है, अफ्रीकन को भी परेशान किया हुआ है, यूरोप को भी अपने इशारे पर नचाता है, रशिया से तो लड़ाई रखता ही है, और इंडिया, चाइना, इन सबको भी अपने इशारे पर नचाने की कोशिश करता है। समझ रहे हैं ना हो क्या रहा है? तो ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। गहराई में हर चीज बताना कि यहाँ पर ये सिक्का मिला, यहाँ पर ये मुद्रा मिली, यहाँ पर ये भाषा थी, वहां पर वो भाषा थी, हिस्ट्री को हमें बिल्कुल बारीक में नहीं करना। हमें एक आइडिया रखना है, समझ विकसित करनी है, रटना नहीं है चीजों को। रटना तो फिर नेट पे ही मिल जाएगा, आप क्लिक करिए कि मिल जाएगा सब कुछ। लेकिन समझ विकसित होने वाली जो चीज है वो तभी हो सकती है जब ओवरऑल आइडिया रखें कि अच्छा ऐसा 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 था, मोटा मोटा आइडिया बन गया। यहां से आदमी फिर धीरे धीरे पकड़ने लगता है। मैं जैसे जैसे वीडियो की सीरीज आगे चलाऊंगा मैं और डिटेल भी आपको बताता जाऊंगा, ऐसा नहीं है। पर पहले मैं चाहता हूँ एक बेस बनता है आप सबका, ठीक है ना। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।